मेरी था ससुर घड़ी। मैं डॉक्टर हनुमान झा संस्कृत में सहायक प्रोफेसर विज्ञान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महोदय मधुबनी 11 अक्टूबर 11/10/2020 ईस्वी श्री छात्र एवं छात्राओं शास्त्री तृतीय खंड धनबाद प्रथम तक संस्कृत वाङ्मय का इतिहास अभी चल रहा है, थोड़ा बाकी है। इस विषय है दंडी। दंडी के विषय में कह दिए हैं। उसका ग्रंथ है दश कुमार चरित। उसी का कथा वस्तु बहुत महत्वपूर्ण कथा वस्तु है। यह अवंती सुंदरी कथा दंडी की ही मौलिक कृति है, परंतु कालांतर में इसकी उपलब्धि न होने से इसी को कथानक को पूर्व पीठिका के रूप में आदि में जोड़कर दश कुमार चरित को पूर्ण कथा क्रमबद्ध बनाया गया है। मूल ग्रंथ तथा पूर्व पीठिका के कथानकों को अवान्तर घटना वैषम्य का कारण यही जोड़ने की श्रृंखला बड़ी श्रृंखलता है। मूल ग्रंथ के 8 उच्छ्वासों में केवल 8 ही कुमारों का कार्यावली का उचित विन्यास है, परंतु नाम की सार्थकता सिद्ध करने के लिए पूर्व पीठिका में अन्य 2 कुमारों को चरित जोड़ दिया गया है तथा अधूरे ग्रंथ को पूर्णता की कूट पर पहुँचाने के लिए अंत में उत्तर पीठिका भी जोड़ी गई है। इस प्रकार आरंभ में पूर्व पीठिका से तथा अंत में उत्तर पीठिका से संपुष्ट मूल ग्रंथ ही आज दश कुमार चरित के अभिधान से विख्यात है। कथानक पुष्पपुरी यानी पटना का राजा राजहंस मालवेश्वर मानसार को परास्त करता है, परंतु तपस्या के बल से प्रभाव संपन्न होकर मानसार पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करता है और राजा को युद्ध में हराता है। राजहंस जंगल में चला जाता है और वहीं राजवाहन नामक पुत्र उसे उत्पन्न होता है। उसके मंत्रियों के भी पुत्र उत्पन्न होते हैं। ये बड़े होने पर यात्रा के निमित्त बाहर यानी परदेश जाते हैं और भाग्य की विषमता के कारण पृथक पृथक देशों में पहुंच जाते हैं तथा विचित्र संकटपूर्ण जीवन बिताते हैं। राजवाहन से पुनः भेंट होने पर वे आपबीती सुनाते हैं और इन्हीं साहसी कुमारों की साहस पूर्ण घटनाओं का आर्थ वर्णन प्रस्तुत करने वाला आख्यान ग्रंथ यह दश कुमार चरित कहलाता है। दश कुमार चरित एक घटना प्रधान कथानक है, जिसमें नाना प्रकार की उल्लासमयी रोमांचक घटनाएं पाठकों के हृदय में कभी विस्मय की कभी विखाज की रेखाएं खींचने में
नितांत समर्थ होती हैं। कहीं पाठक भयानक आरण्य के बीच सिंह पशुओं के चित्कारों तथा दहाड़ों को सुनकर व्यग्र हो उठता है, तो कहीं वह समुद्र के बीच जहाज टूटने से अपने को पानी में काठ के सहारे तैरता हुआ आता है। इन कहानियों का संबंध दोनों क्षेत्रों से है, स्थल जगत से तथा जल जगत से। चित्रगुप्त के जीवन में हमें तत्कालीन जल यात्रा का एक बड़ा ही रोचक चित्र मिलता है। मित्रगुप्त ताम्रलिप्ति नामक प्रख्यात वंगीय बंदरगाह से किसी नवीन द्वीप में जहाज से जाता है। चट्टान का चोट पाकर जहाज टूट जाता है। बहुत देर तक तैरने के बाद संयोगवश उसे काठ का एक तैरता हुआ टुकड़ा मिलता है। रात दिन उसी के सहारे बिताने पर जवन नाविकों का एक जहाज दिखलाई पड़ती है, जिसके कप्तान नाविक नायक का नाम रामेखु है। जवनों के ऊपर अन्य युद्धपोत मदगों का आक्रमण होता है। जवन नाविक इस नवीन पथ से विचलित हो उठते हैं। मित्रगुप्त जिसे जंजीरों से बांधा गया है, मुक्त कर दिया जाता है। वह इस फौज के डाकुओं को अपनी वीरता से हराकर जवनों को बचाता है और उनसे पुरस्कृत होकर पुनः स्वदेश लौट आता है। इस प्रकार रोमांचक तथा साहस से भरी हुई विस्मयावह घटनाओं से पूर्ण होने के कारण यश कुमार चरित्र का वातावरण नितांत भौतिक है। छल कपट मारकाट तथा साठ झूठ से ओतप्रोत होने के कारण यह एक अत्यंत सजीव रचना है। दंडी की प्रतिभा घटनाओं की यथार्थता से चरितार्थ होती है। यथार्थवाद यहाँ प्रतिपृष्ठ पर प्रतिबिंबित हो रहा है। गुप्त काल में भारत की नौसेना के बड़े देशांतरों से व्यापार करने में तथा रत्नारमों यानी समुद्र की मेखलता से युक्त भारत भूमि की रक्षा करने में नितांत पटु थे। दंडी की इस वर्णन से इस घटना की पुष्टि होती है। दंडी के द्वारा निर्दिष्ट मदग नामक जंगी जहाज झपटा मारने वाले समुद्री पक्षी की क्षमता रखने के कारण इस नाम से पुकारा गया है। यश कुमार चरित्र की तिथि उच्छ्वास में
खनिज नामक एक जवन व्यापारी से एक बहुमूल्य हीरा ठगने का उल्लेख है। खनिज की व्युत्पत्ति का पता नहीं कि यह किस भाषा का शब्द है, परंतु इतना तो निश्चित है कि दंडी के युग में ईरानी व्यापारी भारत में हीरा जवाहिरात का व्यापार करते थे। दंडी के तत्कालीन समाज को अपने पैनी दृष्टि से देखता था, इसलिए तत्कालीन समाज का व्यंग और विनोद से भरा यथार्थ चित्रित विशेष हृदयावर्जक है। समाज के शोभन पक्ष की अपेक्षा अशोभन पक्ष का भी चित्र प्रस्तुत कविवर दंडी ने अपने चित्रण में जान फूंक दी है। दमी तपस्वी, कपटी ब्राह्मण तथा छली वेश्याओं का चित्रण इतनी रुचिरता तथा यथार्थता के साथ किया गया है कि उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप पाठकों की हृदय पर पड़ता है। अपहार वर्मा के प्रसंग में काम मंजरी नामक वेश्या मरीच नामक तापस को कितनी विदग्धता तथा बहादुरी से ठगती है, यह देखने का विषय है। इस कथा में दंडी ने तापसों के दम तथा अभियान पर अधिक ही कसी है। नारी हृदय की परख दंडी को खूब ही थी। कहीं परिबंधक क्रूर हृदया नारी का जघन चित्र है, तो कहीं पति प्राणा प्रतिव्रता के कोमल हृदय की मनोरम झांकी है। धूमिनी स्त्री हृदय की क्रूरता का जघन्य प्रतीक है, तो धूमिनी प्रतीक प्राणा सती गेहिनी की उज्ज्वल मूर्ति है। धूमिनी जैसे क्रूर हृदया नारी के चित्रण के लिए आलोचक समाज दंडी का सर्वदा ऋणी है और रहेगा। इन कथानकों में कौतुक और विस्मय जनक घटनाओं की प्रचुरता के कारण यहाँ अद्भुत रस का प्रभुत संचार है। दंडी नाना विद्याओं तथा शास्त्रों के पारंगत पंडित प्रतीत होते हैं, इसीलिए राजनीति का अंतरंग वर्णन, काम शास्त्र के गूढ़ तथ्यों का प्रकटीकरण तथा चौर शास्त्र का अद्भुत बातें किस पाठकों को दंडी की व्यापक तथा विस्तृत पांडित्य का परिचय नहीं देती। तथ्य यह है कि पल्लव नरेशों की छत्रछाया में रहने पर भी दंडी दरबारी जीवन से कोसों दूर हैं। वे जनता के कवि हैं और इसीलिए उनके गद्य काव्य में जनता के हर्ष विषाद, सुख दुख, आनंद वेदना का परिस्फुरण पर्याप्त मात्रा में हुआ है।
सप्तम शतक में भारतीय जनसाधारण के खेल कूद आमोद प्रमोद आचार विचार की जानकारी के लिए दशकुमार चरित का परिशीलन नितांत उपयोगी और उपादेय है। नंदी के युग में शैव धर्म की प्रधानता थी। विजयिनी शैव धर्म का एक प्रधान पीठ स्थली थी, जहाँ महाकाल का मंदिर कालिदास के समय से ही केंद्रित भी था। धार्मिक जनता का ध्यान आकृष्ट करता था। उस युग में यह शिक्षा का केंद्र भी था, जहाँ बालक शिक्षण के निमित्त पढ़ने के लिए जाते थे। राजधानियों में शिव तथा स्वामी कार्तिकेय के भी मंदिर होते थे, जहाँ विशेष पर्वों के अवसर पर राजा अपने परिवार के साथ दर्शनार्थ जाया करता था। श्रावस्ती नगरी में त्र्यंबक शिव के समाज जुटने का उल्लेख है। जैन धर्म भी पल्लवित था। जैन विहारों की सत्ता का अनेक स्थलों पर संकेत किया गया है। बौद्ध धर्मा विलंबिनी शक्ति भिक्षुणी विवाह कार्य के लिए दौत्य कर्म किया करती थी, जो उनके सामाजिक हीनता का विशेष परिचायक है। जनपदीय जनता का एक सभागृह होता था, जिसमें अनेक मनोरंजक के लिए संगीत का अनुष्ठान होता था। जनता के लिए इस युग में अनेक उत्सव हुआ करते थे, जिनमें कामोत्सव, आधुनिक होली प्रमुख स्थान रखता था। गांवों में मुर्गों का दूध भी लोकप्रिय था, जिसे देखने के लिए लोग उभर पड़ते थे। मुर्गे दो प्रकार के बतलाते गए, बाला का जाति का दीर्घग्रीव सफेद मुर्गा तथा नारिकेल जाति का काला मुर्गा। पान खाने की विशेष चाल थी। आगंतुक मित्र के सत्कार के लिए कपूर से सुगंधित पान के बीड़ा देने की प्रथा थी। व्यवसाय का विशेष प्रचलन था। आज की तरह बाघ के चर्म तथा इति मशक के बेचने की चाल उस समय खूब थी। कुएं से जल निकालने के लिए बांस नाली बांस का चोंगा का प्रयोग किया जाता था। साहित्यिक दृष्टि दशकुमार चरित एक श्लाघनीय रचना है। यह आख्यान काव्य का उज्ज्वल दृष्टांत है, जिसके पात्र जीती जागती जगत के प्राणी हैं और जिनका चित्रण शिष्ट हास तथा मधुर व्यंग का आश्रय लेकर प्रस्तुत किया गया है। कथानक के पारस्परिक मनोरम सामंजस्य है। वर्णन की स्वल्पता न तो कथानक के प्रवाह को रोकती है और न आभंतर कथाएं मुख्य कथा के किसी प्रकार का अवरोध खड़ा करती है। झंडी की गद्य शैली बड़ी ही सुबोध सरल तथा प्रभावमयी है। उनका गद्य न तो श्लेष के बोझ से कहीं दबा हुआ और न कहीं समास के प्रहार से प्रताड़ित है। उनका गद्य दिन प्रतिदिन के व्यवहार
युग सजीव और चुस्त हैं। उसकी प्रासादिकता दंडी की निजी विशेषता है। ये अपनी भाषा को अलंकारों के आडंबर से सदा बचाते हैं, इसीलिए इनकी भाषा प्रभावपूर्ण, मजी हुई और मुहावरी दार है। 100 गज के समान न तो यह प्रत्यक्षर क्लेशमय है और न 12 गज के सहृदय। यह समासों से लदी हुई तथा गारबंधता से मंडित है। तथ्य यह है कि गद्य के इतिहास में दंडी का अपना निजी मार्ग है। वे सुबंध तथा बाण इन दोनों शैली का अनुगमन न कर एक नवीन प्रकार का शैली की उद्भावक है, जिसके विशेष गुण हैं अर्थ की स्पष्टता, रस की सुंदर अभिव्यक्ति, पद का लालित तथा दैनंदिनी प्रयोग की क्षमता। दंडिनः पदलालित्यम के ऊपर पांडित समाज अपने को निखावर किए हुए हैं। प्रिय छात्रों, दंडी की 10 कुमार चरिता कथा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पढ़ना है, देखना है।